हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 9 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, कंपनी का फैलता शासन। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आके धीरे धीरे इंडिया में सेट होने लगी थी, सेटअप करने लगी थी अपना, और जहाँ जहाँ वो सेट हो रही थी उसके आसपास के एरिया पर वो किलाबंदी करना शुरू कर दिया था उसने। इसके साथ साथ में वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया कि भाई आप एक टैक्स भी देना बंद कर दिया, आपने कंपनी ने टैक्स भी देना बंद कर दिया था और ऊपर से वहाँ पे अपना किलाबंदी करना शुरू कर दिया। तो इससे रिलेटेड दो प्लासी का युद्ध हमने पिछली वर्कशीट में देखा था और बक्सर का युद्ध भी हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि किस तरह जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इसका विद्रोह किया था और फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। हम देखते हैं कि अब आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना और यहाँ पे जो शासन था उसको और कैसे फैलाया। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट में। आरंभिक काल, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता है, तैनात कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, जब बक्सर की लड़ाई हुई उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि चुन दिए। कंपनी को क्या दे दिए, दो राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हेड चुनकर तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना। उनका काम क्या था, कंपनी की एक तो हितों, कंपनी के लिए अच्छा सोचना, अच्छे काम करना और उसे आगे बढ़ाना, कंपनी का और भी विकास करना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल लेने लगे। अब वो क्या करने लगे, रेजिडेंट क्या करने लगे कि भारतीय जो राज्य थे उनके भीतरी मामलों में, सिर्फ कंपनी तक ना रहकर भारत के राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे कि अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाए, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। अब जो कंपनी के अफसर थे वो पूरी तरह से भारत पर शासन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो भीतरी मामले थे राज्यों के उन पे भी अपना दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब देखो क्या, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ। अब उन्होंने क्या कर दी, सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि क्या थी बेटा, उन्होंने कहा भाई हम आपको सैनिक सुरक्षा देंगे, आपको सैनिक देंगे, हमारे बदले में आप हमें क्या दो, थोड़ा सा मतलब शासन, थोड़ा रकम अदा कर देना हमें। और यहाँ पे उन्होंने, कंपनी ने ये नियम किया कि अगर कोई जो रकम देने में चूक जाता है तो उसका राजा का आधा एरिया या जितना एरिया वो डिसाइड करेंगे वो कंपनी के हक में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उस पर स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। अब उसकी सेनाएं स्वतंत्र नहीं रहती थी, वो किसके अधीन थी, कंपनी के अधीन। देखो क्या कह रहा है, इस कंपनी की तरफ से इससे क्या होता, सहायक संधि से कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती उस राजा को, और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। जो भारतीय शासक थे वो जो कंपनी थी उसको क्या देते थे, कुछ पैसा देते थे, रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। तो देखो समझ में आया बेटा क्या क्या उन्होंने पहले तो क्या किया, हम एक सहायक संधि करते हैं जिसमें कि क्या होगा, हम आपको थोड़ी कम मतलब सुरक्षा देंगे, सैनिक देंगे और बदले में आप हमें कुछ रकम देना। अगर किसी तरह से रकम में वो चूक जाते तो वो उस इलाका, उसका जो इलाके का कुछ हिस्सा वो अपने कब्जे में कर लेते। उदाहरण के लिए देखो लिखा गया, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजी गवर्नर था तब उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने में चूक गए थे। तो जो अवध के नवाब थे उनको क्या करना पड़ा, अपना जो इलाका था वो कंपनी को देना पड़ा, क्योंकि वो जो रकम देने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो अब देखो कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही थी, अपना इलाका भी बढ़ा रही थी, अपनी शक्ति भी बढ़ा रही थी। अब उसके बाद देखते हैं सीधी लड़ाई, ये तो थी सहायक संधि के थ्रू। अब हम देखते हैं सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी के प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी आया। अब कुछ शासक ऐसे थे जो कंपनी के पक्ष में नहीं थे। तो अब जब धीरे धीरे कंपनी सेट हो रही थी तो उसने अपनी शक्तियां अर्जित करने के बाद उसे राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देने लगा, तो इसलिए उसने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव को भी रास्ता अपना लिया, मतलब सीधी लड़ाई भी उसने अपना ली। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझते हैं। तो देखो दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 पर है मैसूर का टीपू सुल्तान।
हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। देखो किसकी बात कर रही है, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। उस समय जो मैसूर था वो क्या था, बहुत ताकतवर था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो भी मालाबार तट पे जितना भी व्यापार होता था वो कौन देखता था, हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र, उनके पुत्र टीपू सुल्तान। जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अब वहाँ पे जो कंपनी थी वो क्या सामान खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। अब टीपू सुल्तान को एक खतरा नजर आ रहा था कि ये तो धीरे धीरे कंपनी जो है इंडिया पर या भारत पर कब्जा करने की फिराक में है। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, बंदर जो उसका खुद का बंदरगाह था, मालाबार तट था, वहाँ से काली मिर्च और इलायची को बेचना बंद कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बेचना बंद कर दिया, कंपनी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। और जो वहाँ के सौदागर थे उन्हें भी टीपू सुल्तान ने बोला कि आप क्या करेंगे, इनके साथ में व्यापार नहीं करेंगे, अंग्रेजों के साथ में, कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण कर लिया। अब सुल्तान ने देखो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई नहीं थी, अलग अलग कंपनीज आई थी यहाँ पे, है ना। तो सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारी जो थे, फ्रांसीसी के जो व्यापारी थे उनके साथ में क्या किया, अपने संबंध और मजबूत किए और अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। मतलब जो नए नए तरीकों का, मशीनों का यूज़ हो रहा था वो उन्होंने शुरू किया। सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आज बबूला हो गए। अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया कि तो दूसरी तरफ मिलकर उनको प्रॉफिट करा रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। देखो 1767 से 1769 तक, 80 से 84, 90 से 92 और 99 में इतनी बार क्या हुई, लड़ाई हुई मैसूर के साथ में। श्रीरंगपट्टम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए। अब देखो 1799 में श्रीरंगपट्टम की जंग हुई थी जिसमें क्या होते, लास्ट में टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी और लास्ट में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तब उन्होंने जो मैसूर था उस पर भी क्या किया, जो सहायक संधि थी वो थोप दी। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, क्या है, मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू और खत्म करने में सोचने लगी। अब एक तो था टीपू सुल्तान की, दूसरी थी मराठों का टाइम भी उस टाइम पे क्या था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत और काबू, उस मराठों की जो ताकत थी उसको भी खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली के शेष देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, कई राज्यों में उसे बांट दिया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे शासक अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। अब उन्होंने क्या किया, देखो जब पानीपत की लड़ाई में हार हुई ना, उसके बाद जो मराठों ने क्या किया, अलग अलग राज्यों में उसको बांट दिया। और उसको कौन कौन देख रहा था, सिंधिया देख रहे थे, होलकर देख रहे थे, गायकवाड़ देख रहे थे और भोसले, अलग अलग राजवंश थे जो देख रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य होते थे। इनका हेड कौन होता था, पेशवा होता था, और ये क्या होते थे, राज्य मंडल के अध्यक्ष होते थे, सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पेशवा क्या होता था, इनका हेड होता था, और बाकी सब क्या होते थे, उसके सदस्य होते थे उस राज्य मंडल के, और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे बेटा, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब क्या हो रहा था, कंपनी मजबूत होती जा रही थी उसकी, और जो मराठा थे वो क्या होते जा रहे थे, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। तो कई बार लगातार युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। तो पहला युद्ध कब हुआ, 1782 में सालबाई संधि के बाद, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब देखो पहले युद्ध का तो कोई नतीजा नहीं आया जो सालबाई संधि के साथ हुआ। दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि जो उड़ीसा और यमुना और आगरा दिल्ली के कई भूभाग क्या हुए, अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें क्या, उसकी ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर
कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो वहाँ का पेशवा जो हेड था उसको क्या किया, पुणे से हटाकर, पुणे में रहता था ना, ये देखो पुणे में रहता था, पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका। अब क्या हुआ, पूरी तरह से जो दक्षिण भाग था वहां पे क्या हो चुका था, कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरह कंपनी यहाँ पर आई शुरुआत में थोड़ा बहुत बिजनेस करने के लिए, और किस तरह से पूरा उसने अब यहाँ पर शासन अपना चलाना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। प्रश्न नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासकों पर किस प्रकार कब्जा किया। देखो क्या इसको हम समझ चुके हैं पहले ही, क्या क्या था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि सहायक संधि करी थी, और क्या कहा था भी हम तुम्हें सैनिक सुरक्षा देंगे और तुम हमें कुछ रकम दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जमीन पर क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। देखिए आंसर, सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी। क्या करती थी, देखो सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी, परंतु बदले में रियासत को रियासत को सहायक सेना के रखरखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी। अगर रियासत रकम चुकाने में चूक जाती तो उस रियासत के एक हिस्से पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। तो पहले तो हमने ये समझा कि देखो क्या कह रहे, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है बेटा इस चैप्टर के, तो आपको करने होंगे पूरे, आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं पाए, आप अपने आंसर में समझा नहीं पाएंगे तो आंसर उसके मार्क्स कट जाएंगे ना बच्चे, इसलिए तो पूरा समझाना होगा। देखो सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी, परंतु बदले में रियासत को सहायक सेना के रखरखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी। अगर रियासत रकम चुकाने में चूक जाती तो रियासत के एक हिस्से पर कंपनी अपना कब्जा जमा लेती थी। आगे देखो उदाहरण के लिए भी हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है बेटा। उदाहरण के लिए अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। तो उन्होंने पूछा भी किस तरह क्या, तो हम यहाँ पे उदाहरण, आप हैदराबाद का भी उदाहरण लिख दीजिएगा कि अगर आपको लिखना है, बट मैंने आपको एक ही उदाहरण लिखा दिया। उदाहरण के लिए अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 बेटा। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, अपने जो भी रियासत से वहां के बंदरगाहों से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया। नंबर 2, सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। जितने स्थानीय व्यापारी थे उनको भी क्या किया, कंपनी से व्यापार करने के लिए रोक दिया। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी से भी घनिष्ठ संबंध थे, फ्रांसीसी से भी क्या थे, उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सब कारणों के कारण अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला थे, और इसी कारण अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में विजय अंग्रेजों की हुई। ठीक है, तो देखो ये इसका आंसर है बेटा, यहाँ से हमने कर दिया। फर्स्ट आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि टीपू सुल्तान अपनी रियासत बंदरगाह से अंग्रेजों के व्यापार को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी से भी घनिष्ठ संबंध थे। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ, इन सब कारणों से अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला थे, और इसी कारण अंग्रेजों ने मैसूर के साथ क्या परिणाम हुए ना, अब उसका हम परिणाम देखते हैं। इसी कारण से अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में विजय अंग्रेजों की हुई। आइए हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए ये रहा, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे, यह संघ किस प्रकार से शासित था। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखो यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले थे। ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे। ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। ठीक है स्टूडेंट, ये है आंसर नंबर 3। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले थे, और सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया। तो देखिए बेटा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा किस तरह। देखो उन्होंने 3, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ 3 युद्ध किए। पहला युद्ध 1782 में सालीबाई के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं आया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध के साथ कई मोर्चों में लड़ा गया।
ठीक है। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और अंततः 1817-19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया और इस तरह उन्होंने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। ये लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले लिख दीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए, अदरवाइज सीधा यहाँ से लिख लेंगे तब भी किस तरह हमें पता चल रहा है कि किस तरह देखो उन्होंने अपने उसके अधीन किया। पहला युद्ध किया, दूसरा युद्ध किया और तीसरे युद्ध के बाद उसकी पूरी जो ताकत थी उसको कुचल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।